हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है कंबशन एंड फ्लेम, दहन और ज्वाला पर हम लोग बात कर रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आज के सेशन में कुछ और नए टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे। लास्ट सेशन में आपने टाइप्स ऑफ फ्लेम देखा था, फ्लेम के पार्ट देखे थे कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। टाइप नहीं बोलेंगे, उसके क्षेत्र बोलेंगे, ठीक है ना। कौन कौन से क्षेत्र होते हैं आपके ज्वाला के, ठीक है ना। तो ज्वाला के यहाँ पर विभिन्न क्षेत्र होते हैं। तो क्या क्या देखे थे आपने? ज्वाला के आपने तीन क्षेत्र बताए थे। एक जो सबसे बाहरी है, बाह्य क्षेत्र जिसे कहा जा रहा है, जो कि ब्लू कलर की है, ठीक है। लाइट फ्लेम की आप पार्ट बोलेंगे, ब्लू कलर का है। उसके अंदर वाला आंतरिक जिसको बोलेंगे वो येलो कलर का आपको दिखाई देता है, मध्य भाग जिसे कह रहे हैं। और आंशिक दहन होता है इसका, और एक अंदर का भाग है सबसे, उसको क्या कहेंगे, जो कि काले रंग का है और सबसे कम गर्म है, ठीक है, जिसका दहन हो ही नहीं रहा है। ओके, तो इस प्रकार से आपने तीन क्षेत्र देखे थे ज्वाला के, आंतरिक, मध्य और बाह्य क्षेत्र, ठीक है ना। आंतरिक सबसे अंदर वाले को बोलेंगे काला हो गया, मध्य का जो कि आपका पीला है, और बाह्य क्षेत्र जो कि आपका कैसा है, नीले रंग का। ओके, ज्वाला तथा इसकी संरचना। तो दाह्य पदार्थों के दहन के समय दिखाई देने वाले भाग को ज्वाला कहा जाता है। यानी कि अगर आपने सपोज एक लकड़ी जलाई, तो आपको कैसे पता लगेगा लकड़ी जल रही है? तो या तो आपको धुआं दिखाई देता है, उसके अलावा धुआं कब उठता है? जब आपका अच्छे से कंबशन नहीं हो पाता, दहन अच्छे से नहीं हो रहा। लेकिन जब भी पूरी रूप से अच्छे से दहन हो पा रहा है, ऑक्सीजन कंप्लीटली वहां पे पहुंच रही है, उस केस में आपका एक दिखाई देने वाला, कंबशन का एक दिखाई देने वाला भाग जो होता है, वही आपका क्या है, ज्वाला। यानी कि जो आपको ब्लू कलर में या आपका येलो कलर में दिखाई दे रहा है, उसी को फ्लेम कहा जा रहा है। कुछ पदार्थ ज्वाला के साथ जलते हैं, जबकि कुछ पदार्थ बिना ज्वाला के साथ जलते हैं। यानी कंबशन आपका दो प्रकार से यहाँ पर हो रहा है। एक, ऐसे पदार्थ जो जल रहे हैं तो जलते टाइम फ्लेम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हो रहे हैं कि फ्लेम नहीं प्रोड्यूस करते। जैसे आपने कोयले को देखा होगा, वो जलता तो है लेकिन उसमें फ्लेम नहीं बनती है। लेकिन अगर आप लकड़ी की बात कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं, तो वो जलते समय क्या कर रहे हैं, फ्लेम भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो जो जल नहीं, जिनमें ज्वाला उत्पन्न नहीं होती, उनमें केवल एक प्रकार की ही चमक दिखाई देती है। ऐसे पदार्थ जो दहन के समय वाष्पित होते हैं, ज्वाला उत्पन्न करते हैं। यानी कि कंबशन हो रहा है और उस टाइम किसी चीज का वाष्पीकृत होना, तो वो उस समय आपने क्या बोला, ज्वाला कब बन रही है? जब दहन का पोषक, ठीक है, जो दाह्य है, उस दहन का जो पोषक पदार्थ है वो, और जो दाह्य है या फिर जो आपका कंबस्टिबल सब्सटेंस है, उसमें से कुछ गैसीय स्टेट में आपका जो भी वहां पर कंपोनेंट है वो आ जाते हैं, तब आपका ज्वाला प्रोड्यूस होती है, यानी फ्लेम प्रोड्यूस होती है। तथा ऐसे पदार्थ जो दहन के समय वाष्पित नहीं होते हैं, वो ज्वाला उत्पन्न नहीं करते हैं। तो जो भी वाष्पित हो रहा है या गैसियस मीडियम में आपका जा रहा है, वही आपका फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, चलिए उदाहरण, यहाँ पर मिट्टी का तेल लिख देंगे आप लोग। मिट्टी का तेल, मोम, प्राकृतिक गैस, एलपीजी आदि दहन के समय ज्वाला उत्पन्न करते हैं। वहीं दूसरी ओर लकड़ी का कोयला जलने के समय ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है, वो सिर्फ एक प्रकार की चमक उत्पन्न करता है, ठीक है ना। मिट्टी का तेल, पिघला हुआ मोम, उसमें लगी बाती के समय ऊपर उठते हैं तथा वाष्पित होकर ज्वाला उत्पन्न करते हैं। प्राकृतिक गैस तथा एलपीजी चूंकि गैसीय अवस्था में ही होते हैं, अतः दहन के क्रम में ज्वाला उत्पन्न करते हैं। लकड़ी का कोयला दहन के क्रम में वाष्पीकृत नहीं होता है और ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है। तो बेसिक सी बात है, कंबस्टिबल सब्सटेंस में जब कंबशन हो रहा है उसका, उस समय जो पदार्थ वाष्पीकृत हो पा रहा है, वो ज्वाला बना रहा है। तो केरोसिन का ऑयल बोला है, मिट्टी का तेल जो है, या पिघला हुआ मोम जो आप बोल रहे हो, पिघला हुआ मोम और उसमें लगी हुई बाती, जलने के समय क्या होता है, वाष्पीकृत हो जाते हैं, गैसेस अवस्था में आ गए, आपके गैसीय अवस्था में आ गए, तो वो फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। वहीं पर आप नेचुरल गैस की बात कर रहे हैं या फिर एलपीजी की बात कर रहे हैं, ये दोनों ही ऑलरेडी गैसीय अवस्था में है आपका, तो दहन के क्रम में इनमें से ज्वाला बनेगी आपका। और जो कोयला है लकड़ी से बना हुआ, क्योंकि वो वाष्पीकृत नहीं हो पा रहा है, इस वजह से उससे फ्लेम प्रोड्यूस नहीं हो रही।
ज्वाला की संरचना, ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र, पदार्थ जो जलने के क्रम में वाष्पीकृत होते हैं ज्वाला उत्पन्न करते हैं, तथा पदार्थ जो वाष्पीकृत नहीं होते ज्वाला उत्पन्न नहीं करते। ठीक है ना। तो इस हेडिंग के अंतर्गत आपने क्या पढ़ा, क्या चीज समझ में आई? पदार्थ जो जलने के क्रम में वाष्पीकृत होते हैं वो ज्वाला उत्पन्न करते हैं, तथा पदार्थ जो वाष्पीकृत नहीं होते वो ज्वाला उत्पन्न नहीं करते। ओके। ज्वाला में बिना जले हुए कार्बन का छेद। तो मोमबत्ती की ज्वाला से धुआं भी निकलता है। कभी ध्यान से देखिए, मोमबत्ती जब जलती है तो जो फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है उससे आपका जो धुआं है वो भी बन रहा होता है। ठीक है ना। तो आपको कैसे पता लगेगा? अब मोमबत्ती, आप धुआं सपोज आपको दिख नहीं रहा है तो आप लोग क्या करोगे, मोमबत्ती जलाएंगे, उसके ऊपर एक कांच का टुकड़ा या फिर वॉच ग्लास है उसको रखेंगे फ्लेम के ऊपर। ठीक है ना। तो आप क्या देखेंगे, उसमें अगर काले कलर की आपको जो कालिक होती है वो दिख रही है तो इसका मतलब वो क्या है, वही कार्बन के वो बिना जले हुए कण है जो धुआं बना रहे थे। ओके। तो जब एक शीशे के छोटा टुकड़ा या वॉच ग्लास को मोमबत्ती की ज्वाला के ऊपर कुछ देर के लिए रखा जाता है तो यह बिना जले हुए कार्बन के कण उस पर कालिख के रूप में जमा हो जाता। ठीक है ना। तो क्या करा आपने, आपने मोमबत्ती, मोमबत्ती लिया आपने तो जलाया आपने, क्या होगी, एक बाती होगी, थ्रेड होगा तो यहाँ से फ्लेम प्रोड्यूस होगी। अब आपको कैसे पता लगेगा इसमें धुआं आ रहा है नहीं आ रहा? दिख रहा है तब तो ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो आप क्या करेंगे, के ऊपर वॉच ग्लास या प्लेट वगैरह कुछ रख देंगे उसके ऊपर, ऐसा इस प्रकार से। तो फ्लेम से जो धुआं प्रोड्यूस हो रहा होगा, तो धुआं उत्पन्न हो रहा है, वो इस प्लेट से या फिर वॉच ग्लास, कांच का टुकड़ा जो भी है उससे टकरा करके वहां पर ब्लैक कलर की कालिख आपकी जमा हो जाएगी। काले रंग की जो पदार्थ है कालिख वो जमा हो जाएगा, और वही क्या है, वही आपका कार्बन के कण है जो जले नहीं। ठीक है। अगर कंप्लीट कंबशन हो जाता तब तो ऐसा कार्बन। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, सुनार द्वारा ज्वाला का सोना या चांदी को पिघलाने के, तो ज्वाला का उपयोग किस प्रकार से सुनार कर रहा है, यानी कि सुनार होते हैं ना, गोल्ड स्मिथ कहते हैं जिनको, कि क्या करते हैं, सोने चांदी के आभूषण बना रहे होते हैं, उनको सुनार बोल रहे हो आप। तो वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, उस गोल्ड को पिघलाते हैं, फिर उससे अलग अलग प्रकार के डिजाइन की ज्वेलरी बनाते हैं, यही होता है, या कोई भी आइटम बना रहे होते हैं। तो जब वो उसको पिघलाएंगे तो पिघलाते समय वो ज्वाला का प्रयोग करेंगे, फ्लेम का प्रयोग करेंगे तो सोने को पिघलाने के लिए। तो वो ज्वाला के कौन से भाग का प्रयोग करेंगे, ज्वाला के तीन क्षेत्र पढ़े आपने, कौन से क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है, बाह्य क्षेत्र का या फिर आंतरिक क्षेत्र का। ठीक है ना। तो एक सुनार और सोने और चांदी को पिघलाने के लिए धातु की फूकनी से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को उस पर फूंकता है। क्या समझ आया, कि जो सुनार होता है आपका वो क्या करता है, सबसे बाह्य भाग जो कि कैसा था, नीले रंग का था, जिसका तापमान सबसे अधिक है, तो उसके बाद एक फूकनी होती है, पाइप होती है खोलो, जिससे वो क्या करेगा, फूंक मारेगा किस पे, ज्वाला पर। ये सपोज ज्वाला प्रोड्यूस हो रही है, वो इधर से उस पर फूंक मारेगा, और फूंक किस पर मारेगा, जो उसकी सबसे बाहर वाली भाग होगी ज्वाला की, उस पर फूंक मारेगा। क्यों, क्योंकि वो सबसे ज्यादा क्या है, आपका गर्म है, और उसी का प्रयोग करेगा, उसके फूंक मार के आपका सोने को या चांदी को क्या करेगा, पिघलाएगा। ओके। तो उस पर फूंकता है, चूंकि ज्वाला का सबसे बाहरी भाग कैसा है, सबसे अधिक गर्म होता है। ओके। अतः इसे सोने तथा चांदी पर फूंकने पर वह पिघल जाता है, यानी इधर सोना रखा है, यहाँ पर फ्लेम रखी है, अब इधर से फूंक मार रहे हैं सबसे बाहर वाली भाग पर, तो वो इधर सोने की साइड को जा रहा है और उसको क्या कर रहा है, पिघला रहा है। ओके। जिसका उपयोग जेवर आदि बनाने में किया जाता है। तो ये प्रश्न आता है आपका, तो आप आंसर लिखेंगे कि जो गोल्ड स्मिथ होते हैं वो जो ज्वाला है उसके सबसे बाह्य भाग का, बाह्य क्षेत्र का प्रयोग करते हैं, जो कि कैसा होता है, सबसे गर्म है और नीले रंग का। ठीक है। जहां पर क्या हो रहा है, पूर्ण दहन भी हो रहा है। नोट करेंगे इसे। नेक्स्ट है आपके पास ईंधन क्या होता है। अब ईंधन के बारे में हम कहाँ पढ़ रहे थे, जब हमने कंबशन की बात की तो हमने बोला ईंधन की भी आवश्यकता होती है दहन के लिए। ठीक है।
और जिन भी पदार्थों का दहन हो रहा है और जो क्या कर रहे हैं, प्रकाश और ऊर्जा उत्पन्न कर रहे होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, ईंधन कहा जाता है। ऐसे पदार्थ जिनका दहन होता है उन्हें क्या कहा जाता है, वो कंबस्टिबल सब्सटेंस कह रहे हैं, और जो प्रकाश और ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, उसको उनको क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। परंतु सभी दाह्य पदार्थ ईंधन नहीं होते, है ना। ईंधन अब तो जल तो सब कुछ रहा है ना, कागज भी जल रहा है आपका, है ना, प्लास्टिक भी जल रहा है। इसका मतलब सारी चीजें जिनका कंबशन हो रहा है, जिनको आपने ज्वलनशील पदार्थ बोला, तो क्या वो सारे ज्वलनशील पदार्थ ईंधन है? तो नहीं, सारे ज्वलनशील पदार्थ वो आपका ईंधन नहीं है। ईंधन सिर्फ वो है जिनका प्रयोग ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जा रहा है, या ऊष्मा या ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। उन्हीं को क्या कहा जा रहा है, आपका ईंधन कहा जा रहा है। बल्कि केवल ऐसे पदार्थ, दाह्य पदार्थ, या ऐसे दाह्य पदार्थ जिनका उपयोग घरों तथा फैक्ट्रियों में ऊष्मा के स्रोत के रूप में किए जाते हैं, वे ईंधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए का तेल लिखेंगे, पेट्रोल, डीजल, कोयला, लकड़ी, एलपीजी, सीएनजी आदि, है ना। ये सब किस में आते हैं, किस में आते हैं, ईंधन में आते हैं। या आप ईंधन किसे कहते हैं, ऐसा कोई पदार्थ जो जलने पर प्रकाश और बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है, उसको ईंधन कहा जाता है। तो लकड़ी ईंधन हो सकता है ना, क्योंकि लकड़ियों का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, घर में खाना बनाने के लिए, क्योंकि उनको जलाया जाता है तो बहुत ज्यादा ऊष्मा। पेट्रोल का उपयोग किया जाता है गाड़ियों को चलाने के लिए। डीजल की बात कर सकते हैं, मिट्टी के तेल की बात कर सकते हैं, है ना। कोयला हो गया आपका, एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, तो ये सारे क्या है, ईंधन। ठीक है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी होता है आपका कंप्रेस नेचुरल। पहले वाले चैप्टर में आपने फॉसिल फ्यूल के बारे में अच्छे से पढ़ा था। अब एक अच्छा या आदर्श ईंधन क्या होता है, अच्छी चीज क्या होगी, देखो ईंधन सबसे पहले चीज तो आसानी से हमें मिल जाए, है ना, हमें ज्यादा कठिनाई ना हो, ज्यादा हमें समस्या ना हो उसको ढूंढने में या प्राप्त करने में, तो जिसकी उपलब्धता हो, यानी ठीक है, इजीली अवेलेबल हो। आदर्श या अच्छा वही तो होगा जो आसानी से मिल जाएगा। दूसरा, सस्ता होगा। सस्ता होगा तो वो क्या होगा, आदर्श में आएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त जब ईंधन जलते हैं ना, तो आपने क्या बोला, अनबर्न कार्बन पार्टिकल जो स्मोक प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उससे क्या होगा, बहुत सारे अवांछनीय पदार्थ बन रहे हैं जलने पर, जिनसे प्रदूषण होगा, ठीक है ना। तो ऐसे भी ऐसा ईंधन होना चाहिए जो क्या हो, आसानी से मिल सके, जो सस्ता हो, और जो क्या करे, पोल्यूशन कम फैलाए, यानी कि जिससे बहुत कम मात्रा में ऐसे अवांछनीय पदार्थ उत्पन्न हो जब उसका कंबशन, ठीक है ना। तो एक आदर्श ईंधन वह होता है जो आसानी से उपलब्ध हो, क्या क्या बोला, जो आसानी से उपलब्ध हो, सस्ता हो, वायु में सामान्य रूप से तथा सुगमता से जल सकता हो, और जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता, यानी कि अनडिजायरेबल, जिनकी आवश्यकता ही नहीं, ठीक है। अर्थात एक आदर्श ईंधन के निम्नलिखित गुण क्या क्या होने चाहिए, पहला, आसानी से उपलब्ध हो, जिसे हम बोला इजीली अवेलेबल हो, सस्ता हो, ठीक है, और वायु में सामान्य रूप से और क्षमता से जल सके, अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करे, ठीक है। यानी कि अगर हम उसकी कम मात्रा भी जला रहे हैं, थोड़ा सा जला रहे हैं उसको, तो बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न करे, कि बेसिकली हम उसको जलाए किस लिए रहे हैं, ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए, ठीक है। और जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़े, ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैलाए या अनडिजायरेबल कंपाउंड, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आदर्श ईंधन हो गया, आइडल फ्यूल आप है ना। तो एक अच्छा ईंधन वो होगा जो हमें आसानी से मिल जाएगी और उपलब्धता हो जिसकी, सस्ता हो, बहुत ज्यादा महंगा ना हो, वायु में सामान्य रूप से जले, और अवांछनीय पदार्थ उत्पन्न ना करे, और क्या हो, अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न, ठीक है ना। ये सारे गुण एक आदर्श ईंधन में, तो जिस भी ईंधन में ये गुण हो, तो वो क्या होगा, वो आपका आदर्श ईंधन,
आप लकड़ी की बात करें, हम लोग लकड़ी का प्रयोग करते हैं जैसे खाना बनाने के लिए, तो लकड़ी कैसा है, आसानी से उपलब्ध है, कहीं कहीं पे लकड़ी मिल जाती है आसानी से, कहीं कहीं पर नहीं मिलती है क्योंकि पेड़ों को काट दिया जाता है तो लकड़ी नहीं होगी उपलब्ध। अगर बहुत ज़्यादा लकड़ियों का उपयोग करेंगे यानी कि बहुत ज़्यादा पेड़ों को काटेंगे लकड़ियों के, तो फिर इन्वायरमेंट हमारा पोल्यूट होगा, उससे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स देखने पड़ेंगे आपको, निगेटिव इफेक्ट देखने को। सस्ती है, ठीक है, ये कैटेगरी आती है आपकी। वायु में सामान्य रूप से और सुगमता से आपका जल सके, तो वो जलता है सामान्य रूप से। अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करे, बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में नहीं करता है, पर एवरेज उसकी वो ऊष्मा देता है। और जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़े, तो ऐसा नहीं होता है। वो जब जलता है तो धुआं उत्पन्न होता है, बहुत सारी गैसेस बनती हैं, जिससे कि आपका जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूट होता है। तो वो आदर्श ईंधन की कैटेगरी में नहीं आएगा, है ना। तो वो ऐसे ही आप हर एक ईंधन में वो गुण देख सकते हैं कि क्या ये गुण दिखाई दे रहे हैं। तो कंप्लीट पूर्ण रूप से आपका कोई भी ईंधन कैसा नहीं होगा, आदर्श ईंधन नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम आदर्श ईंधन मानते हैं, है ना। जैसे आप लोग एलपीजी में क्या है आपका, तो आसानी से उपलब्ध हो जाता है, बहुत ज्यादा सस्ता नहीं है ना, सस्ता बोलेंगे तो बहुत ज्यादा सस्ता नहीं है, पर ठीक है, खरीद रहे हैं हम लोग। वायु में सामान्य रूप से सुगमता से जलता है, अधिक मात्रा में ऊष्मा भी उत्पन्न कर देता है, खाना भी आपका जल जाता है, और जलने के उपरांत कोई भी आपका वहां पर अवांछनीय पदार्थ प्रोड्यूस नहीं होते हैं एज सच, तो वो कंप्लीट कंबशन होता है, इसीलिए ब्लू कलर की फ्लेम भी देता है, ठीक है। तो उसको आदर्श ईंधन की कैटेगरी में आप रख सकते हैं। ईंधन दक्षता एक आपका बहुत अच्छा टॉपिक है, आ जाता है। और ऊष्मीय मान यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू, है ना। ईंधन जो कम मात्रा में अधिक ऊष्मा उत्पन्न करे, अधिक दक्षता वाले ईंधन कहलाते हैं। क्या आपका फ्यूल उनको कम मात्रा में जले यानी कि बस ही लिया आपने उस ईंधन को, लेकिन ऊष्मा उसने बहुत अच्छी प्रोड्यूस कर दी, तो वो दक्ष हो, है ना, एफिशिएंट आप उसको बोलेंगे। ईंधन की दक्षता को मापेंगे किसमें आप, तो उसके ऊष्मीय जो मान होता है उसका, यानी कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है उसमें मापेंगे। अब होगा क्या, आप 1 किलोग्राम ईंधन जलाते हैं, कोई भी 1 किलोग्राम लकड़ी जलाइए, 1 किलोग्राम पेट्रोल जलाइए, एलपीजी जलाइए, सीएनजी, केरोसिन हो गया आपका, डीजल हो गया, सबको 1 किलोग्राम जलाइए। अब उस 1 किलोग्राम को जलाने पर कितना आपका उसका ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, समझ रहे हैं क्या बोला गया। 1 किलोग्राम जब आप क्या जो जला रहे हैं, ईंधन को जला रहे हैं, आपका कितना वहां पर ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक में व्यक्त किया जाता है किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से। 1 किलोग्राम को पूरा जलाया, प्राप्त ऊष्मा की ऊर्जा, प्राप्त ऊष्मा की ऊर्जा का मात्रा उसका ऊष्मा, क्या समझे। 1 किलोग्राम लकड़ी को जलाया ना, तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई, जितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई वही उसका ऊष्मीय मान, ठीक है। इस प्रकार से हम ऊष्मीय मान के बारे में आने वाले सेशन में आप लोग इसको एक बार होमवर्क में देख कर आएंगे, फिर हम अलग अलग ईंधनों का ऊष्मीय मान यहाँ पर देखेंगे। यहाँ तक चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, बाकी कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए